नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य ज्ञान पॉइंट में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रेलवे के जो है चल रहे थे, उसमें से आज हम लोग देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो भारत के जितने भी गवर्नर जनरल और जितने भी वायसराय हैं सब नहीं देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट हैं और जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क किया है और जिनसे आपके NTPC में पूछे जाते हैं, उन्हीं से संबंधित हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो आते हैं वो होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। 20 अक्टूबर 1773 से लेकर के 8 फरवरी 1785 तक इनके कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण वर्क होते हैं वो हम लोग देखते हैं। 1773 का जो अधिनियम आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये इन्हीं के समय में पास हुआ था। बंगाल की सर्वोच्च परिषद यानी सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी की स्थापना यानी 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है, 1784 में हुई थी। वारेन हेस्टिंग ने जो है करवाया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में आई थी, जिसका जो है वारेन हेस्टिंग ने विरोध किया था और इस्तीफा भी दे दिया था, और वहाँ पर इनके खिलाफ जो है महाभियोग भी चलाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। मुगल पेंशनर जो थे शाह आलम द्वितीय, उनका पेंशन रोक दिया था। बंगाल में जो दोहरी प्रणाली थी, जिसे कि हम द्वैध शासन बोलते हैं, उसको इन्होंने समाप्त किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक ट्रेजरी जो है वो चलाया गया था। पहला जो भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 1780 में, उसका नाम था बंगाल गजट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आया हो, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, और 1773 का प्रथम रोहिल्ला युद्ध। तो ये सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। रिंग फेस पॉलिसी इनकी, ये भी काफ़ी फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, वारेन हेस्टिंग की। भूमि बस्तियों पर प्रयोग यानी कि 1772 में 5 साल के लिए निपटान था, बाद में फिर 76 में 1 वर्ष में उसे चेंज कर दिया गया। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, ये किसके समय में किया गया? ये सब वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। तो इतने महत्वपूर्ण काम वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। उसके बाद जॉन मैकफर्सन आते हैं 8 फरवरी 1785 से लेकर के 1786 तक। इनका कोई खास काम नहीं है, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है। अगला जो आते हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस, बहुत ही फेमस होते हैं कॉर्नवालिस, और ये कब से कब तक रहते हैं? 1786 से लेकर के 1793 तक। द मार्क्वेस कॉर्नवालिस, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो निचली अदालतों और अपीलीय अदालतों की स्थापना जो है इन्हीं के समय में हुई। 1793 में बिहार और बंगाल में अस्थायी निपटान, ठीक है, ये परमानेंट जो सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट इन्हीं के शासनकाल में हुई। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, ये कॉर्नवालिस के समय में हुई। कॉर्नवालिस कोड का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का जो परिचय हुआ वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। और बनारस, जिसे कि वाराणसी के नाम से जानते हैं, उसमें संस्कृत विद्यालय जोनाथन डंकन, जो कि उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया। तो संस्कृत विद्यालय जोनाथन डंकन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और सूर्यास्त कानून जो लाया गया था, ठीक है, सनसेट लॉ, वो भी इन्हीं के समय में आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जॉन फोर आते हैं। जॉन फोर 28 अक्टूबर 1793 से 18 मार्च 1798 तक जॉन फोर रहे। इनकी कुछ जो पॉलिसियां हैं उनको देखते हैं। गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट। 1793 का चार्टर एक्ट जॉन फोर के। दूसरा जो रोहिल्ला युद्ध हुआ जॉन फोर के कार्यकाल में, और निजाम और मराठों के बीच में जो हरदा की लड़ाई हुई थी वो किसके कार्यकाल में? जॉन फोर के कार्यकाल में हुई थी। तो ये कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है जॉन फोर के। उसके बाद आते हैं लॉरेड क्लार्क, जो कि 1798 से 18 मई 1798 तक, तो इनका कोई खास काम नहीं होता है। उसके बाद रिचर्ड विलेजली आते हैं। विलेजली जो कि बहुत ही फेमस हैं, 1798 से 1805 तक में, रिचर्ड ब्लेजली, ठीक है। तो इनमें देखते हैं सहायक गठबंधन का जो परिचय आया, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, ये काफ़ी सहायक संधि जिसे कि हम जानते हैं, तो इनके कार्यकाल में ये काफ़ी फेमस हुआ। चौथा एंग्लो मैसूर जो युद्ध हुआ 1799 में। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई 1800 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
राजभवन एट कलकत्ता की जो स्थापना हुई, कलकत्ता में जो राजभवन की स्थापना हुई, कलकत्ता में राजभवन की स्थापना कब 1803 ईस्वी में, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद द मार्क्विस कॉर्नवालिस फिर से वापस आते हैं। ठीक है, 1805 से 30 जुलाई 1805 से लेकर के 5 अक्टूबर 1805 तक ये दोबारा लौट करके आते हैं, फिर से बनते हैं और उनका यहीं पर निधन हो जाता है, इसलिए इनका कोई खास वर्क अब नहीं रह जाता है। सर जॉर्ज बार्लो या बीटी के नाम से जानते हैं, 1805 से 1807 तक रहे। इनके कार्यकाल में वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ, यानी कि भारत की स्वतंत्रता से पहले युद्ध के लिए प्रस्तावना, ठीक है, तो ये हुआ। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में जो है स्थापित किया गया और बाद में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि अब जिसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक, वो इन्हीं के समय में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 1807 से 1813 तक। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट आता है, वेरी फेमस है ये लॉर्ड मिंटो के समय में। अमृतसर की जो संधि होती है 1809 में, वो लॉर्ड मिंटो के समय में। ठीक है, महान महाराजा रणजीत सिंह के साथ में होती है अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो के समय में। उसके बाद फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स आते हैं, हेस्टिंग्स के वन मार्केस। ठीक है, फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग, तो इसमें देखते हैं गैर हस्तक्षेप की जो नीति थी इसने समाप्त कर दी। जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है इन्हीं के समय में। सुगौली की संधि होती है और 1898 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है। मद्रास में जो रैयतवाड़ी प्रणाली होती है, रैयत मतलब क्या होते हैं, किसान। ठीक है, तो बीच में जो जमींदारी प्रथा शुरू हुई थी, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, उसको समाप्त करके अब रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई 1820 ईस्वी में। उत्तर भारत में माहलवाड़ी प्रणाली की स्थापना हुई और 1817 में कलकत्ता में हिंदू आग्लेफ, यानी कि अब जिसे कि अब प्रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय कहा जाता है, पिंडारी युद्ध, यानी भारत के पिंडारी कबीले को पूरी तरीके से विनाश कर देना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके शासनकाल की ये काम। और सार्वजनिक निर्देश की जो सामान्य समिति का गठन ये कब किया गया, 1823 ईस्वी में, नहीं के समय में किया गया था। उसके बाद जॉन एडम आते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 1779 से लेकर 1825 तक। लाइसेंस नियम द ग्रेट राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये इनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। लॉर्ड एमस्टर्ड आते हैं, इनका कार्यकाल होता है 1823 से लेकर के 13 मार्च 1828 तक में। इनके जो कुछ काम होते हैं वो ये होते हैं कि प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध, जो कि 24 से 26 तक में चलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बर्मीज राजा बगयाड़ा को कुचल दिया गया और असम और मणिपुर, अकारान और तेनसी रीम जो है उसको समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई कब, 1824 ईस्वी में। और यांडोब की संधि हुई कब, 1826 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी बर्मी राजा बगयाड़ा से मिले 1 मिलियन पाउंड का अपमान और अर्क करती है। ठीक है, चलिए अगला जो आते हैं वो आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो पहले होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इनका कार्यकाल कब होता है, 1828 से लेकर के 1835 के बीच में। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाए लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल में सती प्रथा का विनियमन, यानी कि सती रेगुलेटिंग एक्ट आया कब, 1829 में। मध्य भारत हुआ, पंजाब हुआ और पश्चिमी यूपी हुआ, इसमें माहलवाड़ी प्रणाली लागू हुई। और सेंट हेलेना अधिनियम, सेंट हेलेना एक्ट, जिसे कि 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम बोलते हैं, जिसमें कि एक खास बात है, ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हो गया, और जिसमें कि वर्तमान पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें भी हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह इनके शासनकाल में होता है। और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में आती है मैकाले के साथ में। तो ये भी खास बात है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में खुले 1835 में, ये कुछ खास बात हैं इनके। उसके बाद चार्ल्स मेटकाफ आते हैं, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रिपील्ड 1823 लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट। तो लाइसेंस जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1833 को, उसने इन्होंने निरस्त कर दिया। लिबरेशन ऑफ इंडिया जो है प्रेस के नाम से जाना जाता है,
चार्ल्स मेटकाफ को, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है, यानी कि भारतीय जो प्रेस हैं उनका मुक्तिदाता, ठीक है, किसको जाना जाता है, तो मेटकाफ को जाना जाता है। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में जिसे कि जाना जाता है, तो मेटकाफ के समय में। मेटकाफ का जो सबसे नाम है ज़्यादा नाम आता है, ठीक है, वो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से इनको जाना जाता है। अगला देखते हैं, ऑकलैंड आते हैं जो कि 36 से लेकर के 1842 तक होते हैं। इनके कुछ खास काम अगर देखते हैं तो 1838 में ब्रिटिश शाह शुजा एक क्रूर अफगान गद्दार था और ग्रेट महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो संधि होती है उसमें ये इन्हीं के समय में होती है। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जिसमें कि ब्रिटिश सेना ने काबुल की सेना को हरा दिया, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना इन्हीं के समय में हुई जो कि बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। प्रथम बंगाली दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, उसका नाम था संवाद प्रभाकर, 1839 में प्रकाशित हुआ और तत्वबोधनी सभा का गठन 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हीं के शासनकाल में किया था। अगला देखते हैं, लॉर्ड एलनबरो, तो ग्वालियर युद्ध 1843 में होती है, ठीक है, कितना, ब्रिटिश क्रश मराठाज वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, तो ब्रिटिश ने जो है मराठाओं को एक बार फिर से हरा दिया और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना जो है इन्हीं के समय में होती है 1843 में, ठीक है, लेटर जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और अब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विलियम लिल्बरफोर्स वर्ड, इनको देखते हैं तो इनके काल में कोई खास काम नहीं हुआ इसलिए। उसके बाद आते हैं हेनरी हार्डिंग, ठीक है, तो 1844 से लेकर के 1848 तक में। तो फर्स्ट एंग्लो जो सिख युद्ध होता है कब, 45 से 46 इनके बीच में होता है। ब्रिटिश एम्पायर जो है क्रशेड द सिख एम्पायर, सिख को जो है ब्रिटिश ने हरा दिया और जो है मेजर पोर्शन जो था सिखों की उसने क्या किया, कॉन्कोर कर लिया, जब्त कर लिया। ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है 1846 में, ठीक है, 1846 में, जिसमें कि ब्रिटिश कन्फेस दैट कश्मीर फ्रॉम द सिख एंड सेल इट टू राजा ऑफ जम्मू ऑफ 75 लाख रुपये, तो 75 लाख रुपए में इसे बेच दिया गया। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई कब, 1847 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं द अर्ल ऑफ डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो कि बहुत फेमस हुए। तो बेंथ्यू कलियफ्ट स्कूल से इन्होंने पढ़ा था, जैसे कि कलकत्ता फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता था, की स्थापना पढ़ा नहीं था, इसके नाम से जाना जाता है। तो इसकी जॉन इलियट ड्रिंकवाथन वैथूम द्वारा की गई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आई थी इन्हीं के समय में। शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी की स्थापना इन्हीं के समय में की गई थी। बर्मी क्षेत्र, बर्मा पर हमला हुआ था। बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली जो ट्रेन चली थी 1853 में इन्हीं के समय में हुई थी। डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। डाकघर अधिनियम 1854, लोक निर्माण विभाग 1854। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 48 से 49 में इन्हीं के समय में हुआ था। अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को पूरी तरह से कुचल दिया था। संथाल विद्रोह 1855 में, जिसमें कि 15,000 संथाल विद्रोह के कुचलते हुए ब्रिटिश सेना द्वारा बेरहमी से मारे गए थे और संथाल डाउलिंग को नष्ट करने के लिए उसमें हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चलिए अगला आते हैं द विस्काउंट कैनिंग, जिसे कि लॉर्ड कैनिंग के नाम से जो है जाना जाता है। इनका कार्यकाल होता है 1856 से 1858 तक में। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आता है 1856 इन्हीं के समय में। 1857 का जो भारतीय विद्रोह होता है, ठीक है, वो इन्हीं के समय में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, वो होता है। 1857 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में होती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं जब 1858 का अधिनियम आता है तो ये गवर्नर जनरल और वायस राय, तो ये पहले वायस राय बनते हैं कौन, लॉर्ड कैनिंग।
भारत सरकार अधिनियम आता है 1858 में। बजट की प्रणाली शुरू की गई इन्हीं के समय में। इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन इन्हीं के समय में। और 59-60 में बंगाल में इंडिगो जो विद्रोह होता है, नील का विद्रोह जिसे कि हम बोलते हैं, नील विद्रोह, उन्हीं के समय में होता है। 1807 में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड IPC जो बनाई जाती है, वो लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाई जाती है। उसके बाद द अर्ल ऑफ एल्गिन आते हैं। एल्गिन तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है 2 जुलाई को। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त को। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। तो इन्हीं के समय में सब होता है। उसके बाद रॉबर्ट नेपियर आते हैं, ठीक है, कोई खास काम नहीं होता है। विलियम डेनिसन आते हैं, कोई खास काम इन लोगों का नहीं होता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। तो एक पठान शेर अली अफरीदी की हत्या के समय हुई। जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में भारत की पहली जनगणना हुई थी, जो कि नियमित नहीं थी, लेकिन जनगणना की शुरुआत मेयो के समय में। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए राजकोट में राजकुमार कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन से निपटने के लिए IPC संशोधन अध्यादेश अधिनियम 1857 लागू किया गया था। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। उसके बाद आते हैं सर जॉन स्ट्रेची, कोई खास काम नहीं। लॉर्ड नेपियर, कोई खास काम इन लोगों का नहीं होता है, छोड़ देते हैं। नॉर्थब्रुक आते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में 1873 में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ सत्यशोधक समाज की शुरुआत की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय थे। नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम यानी कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट 1876 गनी के शासनकाल में आया था। उसके बाद आते हैं द लॉर्ड लिटन, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्हीं के समय में आया था, जिसे कि काला कानून कहा जाता है प्रेस के लिए, नो प्रेस का गला घोंटने वाला कानून कहा जाता है। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 तक में। पहला जो दिल्ली दरबार होता है, फर्स्ट दिल्ली दरबार आउट ऑफ 3 दिल्ली दरबार लगते हैं, जिसमें से पहला दिल्ली दरबार इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड लिटन के। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी इन्हीं के समय में, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके कार्यकाल की। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड रिपन आते हैं। रिपन का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आता है। और इसमें जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता है उसको इसने निरस्त कर दिया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इल्बर्ट बिल विवाद इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इल्बर्ट बिल विवाद, जिसे कि श्वेत विद्रोह के नाम से भी भारत में जाना जाता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की जब भी बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन का नाम जरूर आता है 1882 में। सर विलियम हंटर के अधीन जो है शिक्षा आयोग की नियुक्ति, तो हंटर कमीशन किसके लिए था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो वायसराय आते हैं वो आते हैं डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में डफरिन के समय में। और तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था 85 में, और भी डफरिन के समय में। उसके बाद लैंसडाउन आते हैं। लैंसडाउन को देख रहे हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और फैक्ट्री अधिनियम 1891 और भारत अफगानिस्तान में जो डूरंड आयोग की स्थापना हुई थी वो लैंसडाउन के समय में, उनके कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद एल्गिन आते हैं। एल्गिन फिर से आते हैं। बेलूर मठ में जो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, कब, 1897 में। तो उस समय लॉर्ड एल्गिन के समय में की गई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, जिनका 1861 से लेकर के 1925 तक का जो है पूरा वो रहता है, लेकिन भारत में ये 1899 से 1905 तक वायसराय रहते हैं। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, वो लॉर्ड कर्जन के समय में, वेरी इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक जो प्रेस अधिनियम है 1904, उसको मुक्त प्रेस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया। और 3 दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें से दूसरा जो दिल्ली दरबार हुआ 1903 में, वो इन्हीं के समय में हुआ था। और अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, तो एंड्रयू फ्रेजर के अधीन जो है एक पुलिस आयोग की नियुक्ति
की गई थी वो लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कर्जन के समय में पारित हुई थी। लाल बाल पाल और जो अरबिंदो घोष हैं, बंगाल विभाजन के खिलाफ दूसरा स्वदेशी आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 1905 1911 तक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में बहुत अच्छे काम भी हुए थे। बनारस हिंदू कन्या विद्यालय की स्थापना 1904 में एनी बेसेंट ने की थी। उन्होंने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है और यदि साम्राज्य अपने प्रभुत्व के किसी अन्य हिस्से को खो देता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूरज जो है वो डूब जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार जो आता है 1909 में अधिनियम, वो काफ़ी फेमस होता है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कब? 1906 में। भारतीय प्रेस जो अधिनियम आता है, ठीक है, 1910 में। और जमशेदजी टाटा ने 1907 में क्या की थी? टिस्को की स्थापना की थी। तो ये सब लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, उसके बीच में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के 1911 में, जिसमें कि क्या किया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था। बिहार प्रांत बनाने के लिए बंगाल का विभाजन 1912 ईस्वी में हुआ था, जिससे कि बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। मैकमोहन सीमा रेखा और चीन के बीच 1914 में बनाई गई थी मैकमोहन रेखा, और जो है इसमें गादर जो म्यूटनी हुआ था वो 1915 ईस्वी में इन्हीं के समय में। उसके बाद आते हैं चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड, तो मार्ले मिंटो सुधार हम लोग देखते हैं। उसके बाद चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आते हैं। तो भारतीय गृह नियम आंदोलन, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग आंदोलन जो होता है 1916 में इन्हीं के समय में होता है। और लखनऊ जो पैक्ट होता है 1916 में इसी के समय में होता है। वो कौन सा होता है? लखनऊ पैक्ट, जिसमें कि कांग्रेस पुनः मिल जाते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आता है 1919 में, जिसे कि हम भारत सरकार अधिनियम 1919 बोलते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के समय में होता है 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट 1919, ये 13 अप्रैल नहीं है। जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है, 1921 में ये स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला आते हैं रीडिंग। तो जो मालाबार विद्रोह होता है, जिसे कि मोपला विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कि पहला जनजातीय विद्रोह भी कहते हैं, 1921 में। असहयोग आंदोलन चला था 21-22 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में, ये इन्हीं के समय में हुई थी, रीडिंग के समय में। उसके बाद लॉर्ड इरविन आते हैं, जिनका कार्यकाल 26 से 31 तक में रहता है। साइमन कमीशन 1828 में लॉर्ड इरविन के समय में ही आती है। नेहरू रिपोर्ट को पेश किया जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। और जिन्ना के 14 सूत्री जो मांग होते हैं 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है 1929 में। नमक जो है कानून, नमक मार्च यानी दांडी यात्रा जो की जाती है 1930 में, ये सब इरविन के समय में होता है। गांधी इरविन समझौता भी होता है। ठीक है, चलिए तो दरसाना जो सत्याग्रह होता है 1930 में इन्हीं के समय में होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन वो भी इन्हीं के समय में हुआ। इलाहाबाद का जो एड्रेस जो इलाहाबाद में संबोधित करते हैं 1930 में, यही 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर जो छापा पड़ता है जिसमें मास्टर सूर्यसेन का नाम आता है, वो इन्हीं के समय में। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी की सजा दिया जाता है, वो इन्हीं के समय में। ठीक है, अगला जो आते हैं विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन देखते हैं 31 से 36 तक में। तो 1932 में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट आपकी 1932 में होती है। पाकिस्तान घोषणा, पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो है 1933 में इन्हीं के समय में आती है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आती है वो इन्हीं के समय में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया और 1935 में इसकी स्थापना की गई आरबीआई की। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है इन्हीं के समय में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे ग्रेस लिख दिया गया तो गड़बड़ हो गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1934 में इन्हीं के समय में। अगला आते हैं वेबल।
ये इनका कार्यकाल कब होता है? 1943 से 1947 तक में। तो CR जो फार्मूला होता है, ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे, CR फार्मूला 1944 में, ठीक है, इन्हीं के समय में होता है। शिमला कॉन्फ्रेंस यानी कि शिमला सम्मेलन 1945 में, इन्हीं के समय में। कैबिनेट मिशन जो आती है 1946 में, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ। और डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है 1946 में। और रॉयल इंडियन नेवी जो म्यूटनी विद्रोह होता है वो कब होता है? तो 1946 में, इन्हीं के समय में होता है। कौन थे? वेबल के समय में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 21 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये रहते हैं वाइसराय। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम आती है 1947, ये लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आती है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डोमिनियन इंडिया के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं वो कौन बनते हैं? सी राजगोपालाचारी। और 21 जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, क्योंकि फिर यहाँ पर भारत का संविधान लागू हो जाता है। और कौन बन जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके RRB में पूछे गए हैं। तो निखिल में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल में से कौन हुए थे? सी राजगोपालाचारी, जो कि आपको अभी बताया ही कि भारत के गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव ने में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया। तो कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, हम लोग जानते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, वहाँ पर मीर जाफ़र ने जो है वहाँ पर गद्दारी की थी और इनको जो है नवाब बनाया गया था। फिर मीर जाफ़र को हटा करके कासिम को, फिर मीर जाफ़र को जो है बनाया गया था। तो द्वैत शासन के अंतर्गत क्या होता है? राजस्व वसूली तथा दीवानी अपने पास रखे गए और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी और प्रशासनिक दायित्व जो है वो नवाब पर छोड़ दिए गए। तो इसे ही हम द्वैत शासन कहते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला वायसराय था वो था कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आपको कैसे याद रखना है? HBC से याद रखना है। जो वारेन हेस्टिंग्स थे और यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और यहाँ पर आ जाएंगे आपके कैनिंग, ठीक है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग हो जाएंगे, भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिक हो जाएंगे और भारत के पहले वायसराय कैनिंग हो जाएंगे। आपको ध्यान में रखिए। सहायक संधि, सहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया, जिनका कार्यकाल था 1798 से 1805 में। और सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली से पूर्व जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी ऑलरेडी भारत में किया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो सहायक संधि किसकी है? लॉर्ड ब्लेजली की। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला जो वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड इरविन। उसमें वायसराय 1931 में कौन थे? तो इरविन ही थे। तो इरविन के समय में हुआ होगा, जबकि आपको बताया गया। विलंब का सिद्धांत या फिर हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो हड़प नीति को लागू करने वाला था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। तो व्यक्तिगत सिद्धांत हुआ या हड़प नीति हुई, भारतीय इतिहास में भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों से निपटान के लिए था, ठीक है, जो कि डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। 1848 ईस्वी में तैयार की गई योजना थी, ठीक है। अगर कोई राजा निसंतान होता है तो उसका जो राज्य होता है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। ये इसकी पूरी नीति थी, ठीक है। चलिए अगला है, जिन्होंने 1948 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी, तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत सिद्धांत हो या हड़प नीति हो, दोनों सेम है। 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी, तो वो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की और इन्हें पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में स्थापित की थी। क्या? कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, 1781 ईस्वी में, ठीक।
चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। ये सारे आपके आरआरबी में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसके समय में हुआ था? का गठन किसने किया था पूछ रहा है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब? 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। प्रथम भारतीय और अंतिम अगर पूछा जाए तो श्री राजगोपालाचारी। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो वो थे लुईस माउंटबेटन, ठीक है। उसके बाद फिर भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हुए वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ, ठीक है, जिसे कि व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ, जिसके तहत फतारा, सबसे पहले फतारा को जो है निशाना बनाया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। सती विधिनियम यानी कि सती प्रथा का जो अधिनियम था बंगाल में 1829 में किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में, जिनका कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट में उन्होंने भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो श्री राजगोपालाचारी ने ली थी उनकी जगह। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो वो किसके समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और भी गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली प्रथा पर रोक लगाई थी। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन। कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह। एलन बरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, जो कि और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय था, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उसमें कैसा लगा इस चैप्टर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, तो फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।